टॉपर्स इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। इनका इंडिया के साथ क्या रिलेशन रहा है, ये कुछ हाईली सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं। तो हर चैप्टर के हिसाब से जो आपकी डेट्स हैं वो लिखते चलिए, उनको हाईलाइट करते चलिए। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कैसे रहे, ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जितने वर्ड्स में आपसे आंसर पूछा जाए उतने वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एनसीईआरटी तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझी हुई होती है, उनके पास एडिशनल नॉलेज भी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो आप सभी से बेसब्री से इंतजार करने के लिए, मिलने के लिए तत्पर थे। दोस्तों, आप सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सेशन होने वाला है। जिस टॉपिक के ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग उस टॉपिक को देख ही पा रहे हैं। हम लोग आज के हमारे सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो क्या तरीके हैं जिनको इस्तेमाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे हमारी क्लास 12th के अंदर पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों कि वो अपने टर्म 1 के अंदर किस तरीके से पूरे में से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो वैसे क्लास 12th के बच्चों के लिए तो ये हमारा सेशन है। वैसे 11th वाले बच्चे भी अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वो भी अपने टर्म 1 के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं ना। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये सेशन होगा। हम वो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जिसके तहत अगर आप जो तरीके आपको बताए जाएं, अगर आप उनको सही तरीके से फॉलो करें तो आप अपने टर्म 1 के अंदर, ये जो आपका आप देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट सत्र आ रहा है, इसके अंदर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वो क्या पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर हम लोग देखें क्लास 12th के कॉन्टेक्स्ट में कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको आते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों कि सबसे पहले आप सभी को अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके जितने भी चैप्टर्स आपको दिखते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर्स हैं जो आपकी क्लास 12th के अंदर टर्म 1 के अंदर आपको आते हुए दिखेंगे। एक चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, है ना। और इसके अंदर हमें कोल्ड वॉर के बारे में बताया गया है। कोल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशन दुनिया में किस तरीके से रही है वो बताया गया है। सोवियत यूनियन क्या है और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, वो कैसे खत्म होता हुआ दिखा, और सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद दुनिया में क्या बड़े चेंजेस हमें आते हुए दिखे, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको डेफिनेटली पढ़ना है। पढ़ना तो पूरा चैप्टर है, लेकिन हर एक चैप्टर में टर्म 1 के अंदर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे जिन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, पहले हम उसको देख रहे हैं। दूसरा एक चैप्टर आपको दिखता है जिसे कहा जाता है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके अंदर हमें समझना होगा कि यूरोपीय यूनियन कैसे बनी, यूरोपीय यूनियन के फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, यूरोपीय यूनियन के फीचर्स क्या क्या हैं, इसको डिस्कस कीजिएगा। उसके बाद द राइज ऑफ चाइना, कि चाइना एक सुपर पावर कैसे बना, और इसी के साथ साथ हमें क्या दिखता है दोस्तों कि कुछ और इमर्जिंग पावर्स भी आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो उनको बहुत ही थोरली आपको अच्छे तरीके से समझना है। तीसरी अच्छी चीज यहां पर दोस्तों एक और चैप्टर हमारे सामने है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, है ना। और इस कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली क्या किया गया है कि इंडिया के आसपास, है ना, अगर हम लोग साउथ एशिया की बात करते हैं कि जो कंट्रीज इंडिया के आसपास हमें देखने को मिलती हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि नेपाल हुआ, है ना, हम देखते हैं कि मालदीव्स हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, है ना, तो हमारा तिब्बत हुआ। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं दोस्तों, इनको हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं। ये इन कंट्रीज की क्या क्या कहानी रही है, इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी की क्या आप देखते हैं कि सिचुएशन रही है ना, और इनका इंडिया के साथ क्या रिलेशन रहा है, ये कुछ हाईली सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं। और भी हमारा एक चैप्टर है दोस्तों जो रिलेटेड है चैलेंजेस ऑफ नेशंस बिल्डिंग। ये इंडिया की आज़ादी से रिलेटेड है कि हमारे भारत को जब इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आप देखते हैं दोस्तों कि इंडिया के सामने वो 3 मेजर चैलेंजेस कौन से थे। उन तीनों मेजर चैलेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 मेजर चैलेंजेस थे, कौन कौन से वो चैलेंजेस थे और कैसे इंडिया उन चैलेंजेस से अपने आप को ओवरकम करता है, ये आपको जरूर डिटेल्ड तरीके से समझना है और उसको पढ़ना है। इसी के साथ एक और चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसके अंदर हमें समझना होगा कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद आप देखते हैं कि कैसे एक पार्टी जो है 1951 से लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि, है ना, बड़े तौर पर जो हमारा 1952 का इलेक्शन होता है, सबसे पहला इलेक्शन, और 3 लगातार इलेक्शंस तक आप देखते हैं कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस दिखता है।
तो ये इंडियन पॉलिटिक्स को किस तरीके से आप देखते हैं कि इन्फ्लुएंस करती है कांग्रेस पार्टी, उसको इस चैप्टर के अंदर रखा गया है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और पॉलिटिक्स एक नया चैप्टर है हमारा कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए हमने 5 ईयर प्लान को लेकर आए। ये 5 ईयर प्लान किस तरीके से इंडिया में बना और इन प्लान्स की क्या क्या हमें आप देखते हैं कि जरूरत हुई और कौन कौन से प्लान में कौन कौन सी बातों को रखा गया। 5-5 साल के लिए गवर्नमेंट प्लान बनाती थी, इसी को 5 ईयर प्लान कहा जाता है। तो बेसिकली ये चैप्टर्स होंगे जो आपके टर्म 1 के अंदर आपको आते हुए दिखेंगे और इन चैप्टर्स के जो की पॉइंट्स हैं उसको अभी अभी हमने आपके सामने रखा। इन चैप्टर्स को तो आपको बहुत पूरे तरीके से पढ़ना ही है, लेकिन इनकी ये जो की पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट हैं, हाईली इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको जरूर अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों कि सबसे पहले ये याद रखिएगा कि आपको ना आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है ना। आपके जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले हैं, सारे चैप्टर्स को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है। पेपर से आने से पहले कम से कम आपने अपने चैप्टर्स को 3 बार तो अच्छे तरीके से पढ़ लिया हो। एक बार पढ़िएगा, उसके बाद फिर दोबारा पढ़िएगा और उसके बाद तीसरी बार उस पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन जरूर करना हो चुका हो या आपने कर लिया हो, ये जरूरत है ना। उसी के साथ साथ दोस्तों कि जब आप चैप्टर को पढ़े ना तो उसको आप रटे नहीं, है ना। आप क्या करें दोस्तों कि उसको आप लोग रटे नहीं, है ना। जो मगब करते हैं हमारे प्यारे बच्चे, इस तरीके को आपको नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको मेमोराइज करना है और जब आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आए तो उस टाइम पर आपको उसको एक्सप्लेन करना है अपने लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि अब आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं, नेक्स्ट ईयर आप देखते हैं कि जाने वाले हैं कॉलेज के अंदर। तो इस सिचुएशन में यहां पर अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें आप समझ चुके हैं उनको समझिए और उसके बाद फिर अपने लैंग्वेज के अंदर आंसर को आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा, है ना। और याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप लोग अपने आंसर को लिखना शुरू करें, जब भी आप लोग क्या करें दोस्तों कि अपने चैप्टर को समझना शुरू करें, तो आप हर चैप्टर के अंदर जो भी आपको की पॉइंट्स लगे, जो भी आपको सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, उसको आप लोग हाईलाइट करते चलिए, है ना। एनसीईआरटी की बुक रखिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इवेंट दिखे, कोई इंपॉर्टेंट डेट दिखे, कोई महत्वपूर्ण फिगर दिखे, कोई लीडर दिखे, कोई किंग दिखे, है ना, कोई किसी तरीके की कोई ट्रीटी होते हुए दिखे, तो हर चैप्टर के हिसाब से जो आपकी डेट्स हैं वो लिखते चलिए, उनको हाईलाइट करते चलिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको होते हुए दिखे हैं वो याद रखिए और उसी के साथ साथ कौन मेजर फिगर उस इवेंट से रिलेटेड रहे हैं, कौन मशहूर व्यक्ति उस घटना से जुड़ा रहा है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। उसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी कभार ना आपको मैप्स को भी याद रखना है ना। कुछ हमारे चैप्टर्स होंगे जिसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि मैप की सिचुएशन भी हमें देखने को मिल जाती है, जो चैप्टर्स आपको बताए गए हैं। तो इन मैप्स के अंदर कोई कंट्री कहां पर पड़ती है या फिर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि कौन सी वो स्टेट है, वो भी आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझनी होगी। एक और चीज है दोस्तों कि अगर आपने चीजों को अच्छे तरीके से समझ लिया है ना, हम लोगों ने सबसे पहले अपने की पॉइंट्स को देख लिया, उसके बाद हम पूरी बुक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम लोग चीजों को क्या करते हैं हाईलाइट करते चलेंगे, मैप्स को ध्यान में रखेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने है दोस्तों वो ये है कि हमें ना रिवीजन करना होगा, हमें अपना असेसमेंट करना होगा कि भाई जो भी हमने पढ़ा क्या हम सही ट्रैक पर हैं, क्या जो भी चीजें मैंने पढ़ी हैं क्या वो बिल्कुल सही है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें दोस्तों कि इसके लिए ना आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा। मान लीजिए कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आप पूरे तौर पर ये कोशिश कीजिए कि उसी दिन हो सके तो आपको उसका रिवीजन करना होगा या फिर उसके नेक्स्ट डे आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपने रिवीजन को कर लेना होगा। अच्छा, रिवीजन करने के लिए आप तरीके अपना सकते हैं। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्विज के क्वेश्चंस दिख सकते हैं। उन क्वेश्चंस के जरिए आप अपने इस पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आपके पास ना एक अच्छी आप देखते हैं कि ग्रुप स्टडी का भी आपके पास मौका है। ग्रुप स्टडी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जो कहीं ना कहीं आपकी क्लास में होंगे, तो उनके साथ जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हो उससे रिलेटेड आप चीजों पर डिस्कशन कर सकते हैं कि आपने जो चैप्टर पढ़ा आप उनको एक्सप्लेन करें, वो समझें, फिर वही चैप्टर वो आपको एक्सप्लेन करें, आप समझें। तो इसके तहत आप पूरे चैप्टर को एक दूसरे को समझा सकते हैं और लंबे टाइम तक उस चैप्टर को मेमोराइज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने पेपर में अच्छे आंसर्स को ला सकते हैं। अच्छा, अब ये सब चीजें जो हमने आपके सामने रखी हैं कि आप क्विज दे सकते हैं, आप अपने ग्रुप स्टडी को तैयार कर सकते हैं, आपने ये जो चैप्टर्स पढ़े हैं इनकी की पॉइंट्स को बना सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने आपको बताया कि आप जितना भी आपके टॉपिक्स आपने पढ़े हैं इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आपको
इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि पीडब्ल्यू परिवार ने दोस्तों इसी पूरी बात को ध्यान में रखकर अभी हाल फिलहाल में ही हमारा एक अग्रिम बैच है, जो अग्रिम 2.0 हमारा बैच है, रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है क्लास 12 के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी फीचर्स को आप इस्तेमाल कर सकें तो इस अग्रिम 2.0 बैच को आप जरूर देख सकते हैं, जिसके अंदर इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, जहां पर आपके मल्टीपल टाइम आपको टेस्ट होते हुए दिखेंगे, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल तरीके से की पॉइंट्स के साथ मैप्स के थ्रू में एनसीईआरटी को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में यूज करते हुए चीजें आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी, है ना। तो वहां पर आप उसको देख सकते हैं और कम टाइम में, क्योंकि कम टाइम बचा है, आपका पेपर एकदम नजदीक आपको आते हुए दिखे हैं, तो उस बैच के जरिए आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि आपको कुछ अगर एडिशनल सोर्सेस की जरूरत है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको जरूरत होती है कि वो चीज को और गहराई से समझना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, एनसीईआरटी के बाहर भी जा सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि बहुत सी रेफरेंस बुक आपको दिखती हैं आपके एनसीईआरटी के ही एकदम पीछे, हर चैप्टर से रिलेटेड रेफरेंस बुक के नाम दिए गए हैं। आप उन रेफरेंस बुक को देख सकते हैं और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। जैसे अगर आप देखें दोस्तों कि हमारे पास एक टॉपिक है कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर के बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, कोल्ड वॉर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, वहां पर आप उनको अपनी नॉलेज को और इनहेंस करने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन कैसे हुआ, उसके बारे में बहुत सारी, जितने भी टॉपिक्स आपके पॉलिटिकल साइंस के बुक में आपको देखने को मिलते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं। आप स्पेसिफिकली अगर अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं ताकि आप और डिटेल तरीके से अपने आंसर को लिख सकें, तो आप उन वीडियोस का भी फायदा उठा सकते हैं। टॉपर्स इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। एनसीईआरटी तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझी हुई होती है, उनके पास एडिशनल नॉलेज भी होती है जो वो इन रिसोर्सेज से हासिल करते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको ना थोड़े बहुत जो आपके करंट अफेयर्स के इशू होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज समवेयर समहाउ रिलेटेड विद द करंट टाइम आल्सो, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या कोई ट्रीटी हुई या फिर क्या कोई ऐसी सिचुएशन हमें बनती हुई दिखी, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए, ताकि जब आप अपना आंसर लिखें तो आप अपने आंसर के अंदर करंट टाइम की, अगर किसी कंट्री के बीच में कोई रिलेशन है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई जानकारी है, उसको भी लिख सकें, जिससे आपका आंसर बहुत इफेक्टिव बन सकता है ना। तो इन तीन चीजों को भी हमें क्या करना है दोस्तों कि हमारे जो ये एडिशनल सोर्सेस होंगे, है ना, जो रिसोर्स होंगे, उसको हमें यूज करना है। अब एक बार दोबारा से हम लोग इस बात पर फोकस करना चाहेंगे कि हमें, अगर हम लोग अपने हर एक चैप्टर को देखें पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 के कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ हमारे की इवेंट्स होंगे। कौन कौन से की इवेंट्स होंगे, मैं एक बार दोबारा आपको यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हम लोग दी एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर को देखते हैं तो यहां पर बर्लिन वॉल का गिरना हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और इससे दुनिया में क्या फर्क पड़ा, है ना। इन तीन चीजों पर, इन तीन सिचुएशंस पर हाईली आप देखते हैं दोस्तों कि एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। उसी के साथ साथ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये जो हमारा चैप्टर है, इससे आप देखते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये क्यों बना, इसको कैसे आगे बढ़ाया गया यूरोपीय संघ को, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी पूरे दुनिया के अंदर क्या रिलेवेंस है वो देखा जाएगा। फिर चाइना कैसे एक इकोनॉमिक पावर बना, चाइना के सामने कौन कौन सी परेशानियां रही थी और चाइना ने उन इश्यूज से कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, और आसियान क्या है और आसियान का रोल पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर किस तरीके से रहा है। इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पूरे चैप्टर को तो समझेंगे ही, पूरे चैप्टर के हर एक बिंदु को हम लोग जान चुके होंगे, लेकिन दीज आर द टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों की फॉर्मेट होने की सिचुएशन हमें दिखती है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम हमें अलग अलग कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। पाकिस्तान का अलग सिस्टम है, आप देखते हैं कि नेपाल का अलग है, श्रीलंका का अलग है, मालदीव्स का अलग है, नेपाल, है ना, इंडिया का अलग है। तो इन सभी कंट्रीज के क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम रहे हैं, कहां पर डेमोक्रेसी रही है, कहां पर मोनार्की रही है, कहां पर डिक्टेटरशिप आई है, कहां पर हमें दिखता है कि मिलिट्री कूप हुआ है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कैसे रहे हैं, ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और उसी के साथ साथ श्रीलंका सिविल वॉर, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इस चैप्टर से इन दो टॉपिक्स पर बहुत बार आप देखते हैं कि क्वेश्चंस बनते हुए हमें दिखे। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए कि इस पूरे के पूरे रीजन में क्या क्या हम देखते हैं दोस्तों की डेवलपमेंट्स हुए हैं इकोनॉमिकली, जैसे हम देखते हैं कि सार्क की फॉर्मेशन हुई है, तो उससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस बनते हुए दिखे, वो भी आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए।
अगला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशंस बिल्डिंग। इसके अंदर दोस्तों हमें क्या करना है कि हमारी इंडिया जो है जब आजाद होता है तो उसके सामने प्रिंसली स्टेट वाले इशू होता है, उसी के साथ साथ हमारे सामने ये परेशानी होती है कि हम अपने स्टेट्स को कैसे बनाएंगे। और नेहरू जी का जो विजन था है ना, वो किस तरीके से था, और हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म की तरफ हम चलते हैं, हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इसी के साथ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में जो बातें हमें ध्यान रखनी है, जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो ये है कि भाई कांग्रेस का डोमिनेंस कैसे बना है ना, कांग्रेस कैसे अपना डोमिनेंस बना पाई, 3 लगातार इलेक्शंस में कांग्रेस कैसे जीतती रही। हम देखते हैं दोस्तों कि फिर धीरे धीरे हमें इंडिया के अंदर ओपोजिशन का भी राइज होते हुए दिखा, कुछ लोकल पार्टीज भी हमें आती हुई दिखी, और कैसे कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हुआ और कुछ और पार्टीज हमें आती हुई दिखी, इमर्ज होती हुई दिखी। उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और कांग्रेस के सामने दोस्तों की क्या चैलेंजेस रहे थे, है ना, 3 इलेक्शंस के बाद, और कैसे कांग्रेस उन चैलेंजेस को अपने से दूर करती है, उससे सवाल बनता है। एक और चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन क्यों बना, इस 5 ईयर प्लानिंग कमीशन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, और शुरुआत की जो हमारी प्लानिंग कमीशन रहे थे या फिर 5 ईयर प्लान्स रहे थे, उसको हम किस तरीके से चलाते हैं, है ना, वो भी हमने डिस्कस किया। और फिर 1991 में जो हमें दिखता है दोस्तों कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, उसमें हमने क्या मेजर चेंजेस किए थे, उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट वो क्या है हमारा, ये है दोस्तों कि हमें ना अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना है। वो क्या है कि जब भी आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आए तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। क्वेश्चंस के सारे जो क्वेश्चंस उसको आपको अटेम्प्ट करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना। ध्यान रखिएगा कि जो पूछा जाए ना उसी पर आपको क्या करना है दोस्तों, आंसर देना है। और उसी के साथ साथ जितने वर्ड्स में आपसे आंसर पूछा जाए उतने वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगर आप पूरे टॉपिक को जानते हैं तो पूरी कहानी मत लिख कर आइएगा, है ना। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जितने वर्ड्स में पूछा गया उतने वर्ड्स में लिखिए, जो रिलेवेंट आंसर है वही आंसर दीजिए। और हो सके तो अपने आंसर को लिखते हुए ना आप क्या करेंगे दोस्तों कि आप डिफरेंट केस स्टडीज जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, अलग अलग जो डेटा आपके साथ दिया गया है ना, और जो करंट डेटा अगर आप वो भी रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, जिससे आपका आंसर बहुत मजबूत बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सजेशन, ये थे हमारे कुछ, आप देखते हैं कि दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिनको आप लोग अगर अपने टर्म 1 एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, यूज करना शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इन सभी बातों को फॉलो कर लेंगे तो आप अपनी क्लास 12th के अंदर ये जो हमारा आप देखते हैं कि टर्म 1 का एग्जाम रहा है उसमें अच्छे तरीके से पूरे में से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और बात आपके साथ करना चाहेंगे कि अगर आप 11th के बच्चे हैं और यहां पर देख रहे हैं तो जो टॉपिक्स आपको बताएंगे एग्जाम में, हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसी के साथ साथ आप क्या देखते हैं कि हर चैप्टर के की पॉइंट्स रखिएगा, मल्टीपल रिसोर्सेज को आप ध्यान रखिएगा। अपने जो आपके टेस्ट होते हैं वो लगातार आप करेंगे तो आप अच्छे तरीके से फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं, है ना। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको हमारा ये सेशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि हाउ डिड यू फील अबाउट दिस सेशन, है ना। और हम जरूर आने वाले टाइम पर आप सभी के साथ और भी सेशन ऐसे लाते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।